हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम मीड के बचे हुए जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। सेशन शुरू करने से पहले एक मेजर अनाउंसमेंट है। क्योंकि ये लास्ट सेशन है, पीवाईक्यू की सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है, तो पीपल हु वांट टू बाय अ कॉपी ऑफ द पीवाईक्यू सॉल्यूशंस जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, उनके लिए खुशखबरी है। प्राइसेस हैव बिन स्लैश्ड, प्राइसेस कम कर दिए गए हैं, डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है टिल 14th February। तो जिनको ये सीरीज़ अच्छी लगी, जो इसके सारे सोल्यूशंस लेना चाहते हैं, द कॉपी इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। गेट योर कॉपी एंड डिस्काउंट डाल दिया गया है। इसके अलावा ये लास्ट सेशन है। इसके बाद कल हम लेंगे 2024 का पेपर 1, सोशोलॉजी पेपर 1, एंड उसके बाद पेपर 2, एंड फिर वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट अवेटेड कोर्स, सोशोलॉजी का फुल फ्लेजेड कोर्स, जो कि पेपर 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो विद दैट अनाउंसमेंट लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। अब पहले के जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें मैंने आपको थोड़ी सी एक डायग्राम के थ्रू थ्योरी समझाई थी कि मीड कहना क्या चाह रहा है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के फाउंडर हैं ये। माइक्रो सोशोलॉजी में बात करते हैं। सेल्फ एंड आइडेंटिटी इनका कॉन्सेप्ट है। किताब का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो 6th क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ मीड। थिंकर का नाम नहीं भी बताता तो हम थिंकर का नाम इंट्रो में डाल देते हैं विद हिज बुक। ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सोसाइटी जो है, ये तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि जो सेल्फ है उसके बनने में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोसाइटी के बनने में भी सेल्फ का एक बहुत बड़ा रोल है। ये मीड ने कहा है कि सोसाइटी को भी सेल्फ इम्पैक्ट कर रहा है, सोसाइटी के स्टेबिलिटी में या सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में, उसकी परसिस्टेंस में, उसके एवोल्यूशन में। ठीक है, सोसाइटी में भी सेल्फ की कंट्रीब्यूशन है। ये मीड ने कहा है इसको हमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब होता है कि हमें इसको हर डायमेंशन से देखना है। हर डायमेंशन मतलब 2 ही डायमेंशन बेसिकली, डिपेंडिंग ऑन द लिमिट ऑफ द वर्ड लिमिट। ठीक है, और मार्क्स की जो लिमिट है। एग्जामिन मतलब होता है कि हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं। मीड के सपोर्ट में भी ये बात करनी है, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में, और इस स्टेटमेंट के क्रिटिक में भी जो थिंकर्स ने जो बात बोली वो हम प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में हम लिख रहे हैं कि भाई हम मीड ने कहा था सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न अपनी इस किताब में माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में, जो कि 1934 में छपी थी। एंड इसमें वो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट भी लेके आया है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन था सेल्फ के कंस्ट्रक्शन में। तो पहले आप सेल्फ का थोड़ा सा बता दो कि सेल्फ क्या है। तो सेल्फ, क्योंकि सेल्फ स्टेटमेंट में है, तो सेल्फ का बता दो कि सेल्फ कंपोजेज ऑफ आई एंड मी, जिसमें लड़ाई चलती है। दोनों का एग्जाम्पल दोगे। आई क्या है? स्पॉन्टेनियस है, इम्पल्सिव, ठीक है, सबकॉन्शियस। मी बता दो, जो सोसाइटल नॉर्म्स आपकी इनग्रेन्ड है वो मी के द्वारा आई के साथ लड़ती रहती हैं। फिर बता दो कि इसमें डायलेक्टिक्स। तो यह आपने फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सेल्फ को डिफाइन कर दिया है कि कैसे सेल्फ में, सेल्फ के मी वाले पार्ट में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटल नॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी इम्पैक्ट सेल्फ। ये जो डिबेट, ये जो डायलेक्टिक चलता है आई और मी के बीच में, इसमें जो मी वाला पार्ट है दैट इज गवर्न्ड बाय योर सोसाइटी। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द सेल्फ इज बॉर्न आउट ऑफ सोसाइटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का कवर हो गया, एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अभी एग्जामिनेशन वाला पार्ट में हम जाएंगे। सेकेंड पार्ट में आप बताओगे कि कैसे सोसाइटी इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्फ, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फ। सेल्फ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में। तो आप बोलोगे कि इसकी 2 डायमेंशंस हैं। पहली ये है कि जब सेल्फ मी के थ्रू, मी या फिर सोशल सेल्फ, मी के थ्रू सोसाइटी की नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इनग्रेन कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी में, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा है, दैट एक्सेप्टेंस अगेन वैलिडेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स अपनी पर्सनालिटी में जब लेके आ रहे हैं, अपने सेल्फ में लेके आ रहे हैं, तो हम सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हैं।
जब हम सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हैं तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो गया. वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ फैलाने में सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को वैलिडेट करने में और उसको स्प्रेड करने में हमारा एक रोल आ गया. सेकेंड पॉइंट उसका ये आता है कि एक तो ये होगा कि हमने एक्सेप्ट कर ली सोशल नॉर्म्स. जो आई वाला पार्ट है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? उसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के एवोल्यूशन में, सोसाइटी के प्रोग्रेशन में, सोसाइटी में एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आने में, सोसाइटी में एक नई वैल्यू सिस्टम लेके आने में. वेदर यू टॉक अबाउट एनी सोशल चेंज, कोई भी सोशल चेंज जब सोसाइटी में आया, दैट इज बिन ब्रॉट बाय आई. जब आप इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते हो, आप कास्ट की वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हो, जो कि एक बहुत ही इनग्रेन्ड रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का. दैट इज इनिशिएटेड बाय आई कि भाई मैं कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, मुझे सही नहीं लगती, तो मैं तो इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट करूंगा. दैट वाज प्रमोटेड बाय अंबेडकर ऑल्सो. या फिर आप डाउरी के ट्रेडिशन के अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई मैं डाउरी को नहीं मानता. ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट एक इंडिविजुअल या एक माइनॉरिटी, सोसाइटी की एक माइनॉरिटी इनिशिएटिव लेती है, दैट इज बिन अ पार्ट ऑफ योर आई, जो कि मी यानी कि सोशल सेल्फ के अगेंस्ट जाता है और सोसाइटी की एवोल्यूशन में, सोसाइटी में एक चेंज लाने का जरिया होता है. ठीक है, तो आई की कंट्रीब्यूशन भी आपने बता दी और मी की कंट्रीब्यूशन भी आपने बता दी 2 पॉइंट्स में सोसाइटी के चलने में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, अब ये आपका एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो गया कि भाई मैंने आपका ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं एग्जामिन वाले पार्ट में जा रहा हूँ. एग्जामिन वाले पार्ट में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मीड की जो ये स्टेटमेंट है. तो प्रोज तो चलो आपने जब एक्सप्लेनेटरी पार्ट बताया, आपने उसके प्रोज हो गए, उसके फेवर में आपने पॉइंट्स बता दिए कि दिस इज व्हाट मीड इज ट्राइंग टू से. एग्जामिन में आप क्रिटिक बताओ कि भाई चार्ल्स हॉटन कूली की थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ. लुकिंग ग्लास मतलब मिरर, शीशा जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो. इनकी जो लुकिंग ग्लास थ्योरी है वो ये कहती है कि जो आपके प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप यानी कि आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके क्लोज दोस्त, जिनसे आपका एक इमोशनल बॉन्ड है, जिनका अगर बुरा भला वो आपको कुछ कह दें तो आपको एक्चुअली में वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में, वो आपके सेल्फ को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपका प्राइमरी ग्रुप है उसमें जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, आपका बड़ा भाई, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, उनको हर एक को आप एक लुकिंग ग्लास की तरह देखिए, आप एक शीशे आईने की तरह देखिए कि ये आपकी लाइफ में 5-6 आईने हैं जिसमें आप अपने आप को देखते हो. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी जगह अपने आप को रख के अपने बारे में सोचते हो. तो आप बेसिकली उनके जो रिएक्शंस है उसके थ्रू अपने आप को जज करते हो कि भाई पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मम्मी मेरे बारे में क्या, मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है. तो वो आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में एक आईना दिखा रहे हैं. दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये कूली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की एक थ्योरी थी. ये मीड की लाइंस पे ही थी, उसको एक्सटेंड किया, सपोर्ट किया. बट उसने क्रिटिक भी बताया कि भाई थोड़ा जहाँ पे वो डिफर कर रहा है मीड से, स्पेशली इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो कहता है कि यार देखो, मीड कहता है कि जो इंटरेक्शन हो रही है सेल्फ की सोसाइटी के साथ, ठीक है, उससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है. ठीक है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी पर्सनालिटी, आपकी ट्रू सेल्फ है. ठीक है, जो आप इंटरेक्शन के थ्रू बनता है एंड दैट इज इन योर कंट्रोल. जितना आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी, उतना आपका सेल्फ और डेवलप होता है. ट्रू सेल्फ आपका निकल के आता है, आपका असलियत, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ निकल के आता है. कूली कहता है कि जो सोशल इंटरेक्शन हो रही है सेल्फ की सोसाइटी के साथ, उसमें बहुत सारे आपको फीडबैक मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. पापा ने आपको 10 फीडबैक दिए होंगे, उसमें 5 अच्छे होंगे, 5 बुरे होंगे. ठीक है, कभी आपकी अच्छाई भी करी होगी, अगर आपकी बुराई करी है. बट कभी कभी क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल, एक सेल्फ के हाथ में होता है कि आप
एक ही टाइप के फीडबैक को ले रहे हो, दूसरे टाइप के फीडबैक को इग्नोर कर रहे हो। ये आपके पापा ने आपको 10 चीज़ें अच्छी बोली थी, 10 चीज़ें बुरी बोली थी आपके बारे में, आपने सिर्फ बुरी चीज़ें देखी और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना लिया या एक इनसिक्योरिटी बना ली अपने बारे में कि यार मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। अच्छी बातें आपने इग्नोर कर दी। एंड ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है दैट यू फोकस ऑन फ्लॉज। आप 10 अच्छी चीज़ें हटा के एक बुरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो ये एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है ये बायोलॉजी में है, ठीक है। और बायोलॉजी में आपके और भी ट्रेट्स हो सकते हैं विच इज़ नॉट लिंक टू योर सोशल इंटरेक्शन। मान लो आपको एंजाइटी होती है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, इसका बायोलॉजी से भी लिंक हो सकता है, इसका आपके नर्वस सिस्टम से लिंक हो सकता है, इसका आपके हार्मोन से लिंक हो सकता है विच रेगुलेट व्हाट traits of social interaction you take into consideration and what traits of that social interaction you ignore। ठीक है। किसी किसी केस में लोग जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो उनके साथ 10 बुराइयां हो रही हों, वो एक अच्छाई पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो बुरे समय से भी सही तरीके से निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको 150 कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी हाइट के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में या उनके कॉन्फिडेंस के बारे में, बट स्टिल उनको होता है कि नहीं यार आई नीड टू इम्प्रूव, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना फोटोजेनिक नहीं हूँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो ये चीज़ स्पेशली बॉडी इमेज इश्यूज जो औरतों में होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो कूली कहता है कि भाई ये देखो, ये कह रहा है कि जो सेल्फ परसेप्शन है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल अपने बारे में बनाता है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है। डिस्टॉर्ट कैसे हुआ? आपकी बायोलॉजी से, आपके पर्सनल बिलीफ से, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज, आपके खुद की प्रॉब्लम से, ठीक है, आपके खुद की एंजाइटी इश्यूज से। तो वो कहता है कि ये आपका ट्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, इसमें आपके खुद के पर्सनल बायसेस आ गए बीच में। अर्विंग गॉफमैन भी ऐसे ही बोलता है कि जो आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो अपने बारे में, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना बनाते हो वो ट्रू नहीं होता, वो ऑथेंटिक नहीं होता। क्यों? अर्विंग गॉफमैन का हम एंड में, इस सेशन के एंड में क्वेश्चन भी देखेंगे पूरा डिटेल में। बेसिकली ये कह रहा है कि आप एक जो अपने बारे में सोचते हो वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। किसी सिचुएशन में आप अपने बारे में कुछ और सोचते हो, मान लो यूपीएससी के इंटरव्यू है तो आप अपने बारे में अपने आप को एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर की तरह सोच के जाते हो, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट गुड आईएएस, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर जो जिसमें सब तरह की क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग है, एम्पैथी टुवर्ड्स द मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। एट द सेम टाइम मान लो इंटरव्यू के बाद अब घर आ गए या पूरा साल जब आपने तैयारी करी, आप में इन सब चीज़ों में से एक भी ट्रेट नहीं था, बट वहाँ पे आपने अपना एक इंप्रेशन जमाने के लिए आपने अपना एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी एक सेल्फ परसेप्शन बनाई, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है ऑफ गॉफमैन, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो क्रिटिक हो गए इसके अगेंस्ट, एंड फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि भाई मीड्स पर्सपेक्टिव चैलेंजेस इंडिविजुअलिज्म बट हाईलाइटिंग इनसेपरेबल। ठीक, एक समरी आप इन सब चीज़ों की एग्जैक्टली ये कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक अपने तरफ से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन 1 लाइन बना के यू विल फिनिश दिस 10 मार्कर, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि मीड की जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थ्योरी है उसको यूज़ करते हुए आप जेंडर आइडेंटिटी के स्टेजेस को बताइए। जेंडर आइडेंटिटी जैसे मीड ने बताया कि एक इमिटेशन स्टेज होती है, फिर एक प्ले स्टेज होती है, फिर एक गेम स्टेज होती है। इसने बोला कि जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 स्टेजेस कैसे बनती हैं ये बताइए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले आप अगेन इंट्रोडक्शन में बुक का नाम बताइए, थिंकर का पूरा नाम लिखो और बोलो कि हाँ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थ्योरी हम यूज़ करके जेंडर आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, उसके स्टेजेस को, और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए जाइए कि थ्रू सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन। सिंबल्स में या ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो कि सिंबल्स मतलब जेस्चर कॉमा लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी 10 मार्कर है, तो बहुत छोटे से इंटर हो। अब यहाँ पे आप सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को डिफाइन करने बैठ जाओगे तो आप क्रक्स जो मेन जहाँ पे आपको चोट करनी है क्वेश्चन में वो आपका कहीं ना कहीं उसकी वर्ड लिमिट आपकी कम हो जाएगी। ये आपका इंट्रो हो गया। फिर आप जल्दी जल्दी आओ, आप जेंडर आइडेंटिटी की 3 स्टेजेस बताओ, इमिटेशन, प्ले, गेम। और इसमें
डेफिनेशन आपकी जब आप इमिटेशन स्टेज लिख रहे हो एग्जैक्टली वही जो मीड ने बोला वो एग्जाम्पल आप जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में देते जाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज है इमिटेशन स्टेज। अब देखो इमिटेशन स्टेज पे जेंडर का रोल नहीं होता है, तब तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसमें ये औरत है ये आदमी है ये डिफरेंस करने की इतनी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और कॉपी करता है, कुछ भी सामने आता है उसको कॉपी करता है, कोई भी इंसान सामने आता है उसको कॉपी करता है। तो उसमें आप एग्जाम्पल जब दोगे आप ये लिख सकते हो कि बॉयज मे मिमिक, ऐसा हो सकता है कि वो लड़के मैस्कुलिन ट्रेट्स, जेंडर का भी एक बहुत ही वाइड एरिया है, वो हम जेंडर एंड सेक्स की जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो वहाँ पे करेंगे, एंड इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। और ये आपके इंटरव्यू में 80% चांस होता है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले को ऐसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि जेंडर का क्या मतलब है, जेंडर सेक्स से कैसे डिफरेंट है, आजकल जो जेंडर का इशू चल रहा है वो क्या है। तो ये कहता है कि बॉयज में मिमिक मैस्कुलिन ट्रेट्स सीन इन मेल फिगर्स में, बट यहाँ पे यू कैन क्लैरिफाई ऑल्सो कि ये इस स्टेज पे जेंडर आइडेंटिटी का इतना अभी समझ बच्चे को नहीं होती है, वो सबको ही कॉपी कर रहा है इक्वली, ठीक है। असली जो जेंडर की डिफरेंशिएशन उसकी प्ले स्टेज पे शुरू होती है जब वो 2 से 6 साल का बच्चा होता है। अगेन आप डिफाइन कर दो कि यहाँ पे उसकी रोल प्लेइंग की स्टेज आ रही है, जब वो डॉक्टर घर घर खेल रहा है, वो एक पत्नी का रोल कर रही होगी या पति का, अगर वो लड़का होगा तो पति का रोल कर रहा होगा, लड़की होगी तो पत्नी का रोल कर रही होगी, या पुलिस का, लॉयर का, डॉक्टर का, टीचर का, ये रोल प्लेइंग शुरू हो जाती है। अब इसमें जेंडर आ जाता है क्योंकि इस स्टेज पे वो देखना शुरू कर देते हैं कि ये मम्मी है ये पापा है, मम्मी का ये रोल है पापा का ये रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी इस स्टेज पे आपके जो प्राइमरी सोशलाइजिंग ग्रुप है, आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी, वो भी कहीं कहीं आपकी सोशलाइजेशन में आपको जेंडर वाले सोशल नॉर्म्स आपके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। कैसे? वो आपको फ्रॉक लेके देंगे, वो आपको लड़कियों को फ्रॉक लेके दे रहे हैं, लड़कों को निक्कर या पैंट लेके दे रहे हैं, लड़कियों को पिंक कलर लेके दे रहे हैं, लड़कों को ब्लू लेके दे रहे हैं, लड़कियों को डॉल लेके दे रहे हैं, लड़कों को जीआई जो या कार लेके दे रहे हैं, ट्रक लेके दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से भी, आपके प्राइमरी सोशलाइजिंग ग्रुप की तरफ से भी शुरू हो जाता है जेंडर डिफरेंशिएशन, और आप भी समझना शुरू कर देते हो, आपकी भी इतनी समझ आ जाती है। फिर गेम स्टेज पे असली आपकी पर्सनालिटी आ जाती है 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 6 to 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स जेंडर नॉर्म्स जो हमारी एक एडल्ट लाइफ में भी और ज़्यादा अच्छे से उभार के आते हैं, ये यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। कि आप मेकअप लगाते हो, ठीक है, मेकअप वाला स्टेज यहाँ भी आता है, बट जो भी कॉम्प्लेक्स जेंडर नॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मेट्रो में फीमेल कंपार्टमेंट है, औरतों के लिए अलग कंपार्टमेंट है, मेल्स के लिए अलग है, या जो भी आप इश्यूज के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हो, ये स्टेज आपकी टीनेज स्टेज पे आ जाती है ना। तो यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योर सेल्फ विद जेंडर आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स जेंडर आइडेंटिटीज। अब ये आपका 3 स्टेज बता दी। थोड़ा सा 10 मार्क का चाहे है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, सोशियोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन होगा, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये लिख दोगे कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कल्चरल हमारी नॉर्म्स हैं वो बहुत ही जेंडर ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा जेंडर ड्रिवन है, हाँ? औरतों को घूंघट लेना होता है, लड़कों को नहीं। मैरिज का एक प्रोसेस ले लो, मैरिज में औरत और आदमी का बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेसिफाइड टू द पॉइंट, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, ठीक है। तो ये आपकी जेंडर आइडेंटिटीज डिफाइन कर रहा है। मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है औरत की, औरत को फेमिनिन होना है, पतली होना है, गोरी होना है, लंबी होना है, बंदे को टॉल डार्क हैंडसम बोलते हैं, ये मीडिया रिप्रेजेंटेशन जेंडर आइडेंटिटीज को डिफाइन कर रही है, ठीक है। बट इसमें आप रीसेंट ट्रेंड, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखिए कि भाई ये तो सदियों से चलता आ रहा है, ये तो कल्चरल हमारे है ही, बट आजकल की जो यूथ है वो इन जेंडर ट्रेडिशनल रोल्स को ब्रेक कर रही है, इनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रही है, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट विच शोज कि आपकी एक नुआंस आ गया आपके आंसर में, दैट यू आर एबल टू रिलेट दिस टू अ कंटेम्प्रेरी प्रोसेस ऑल्सो, कंटेम्प्रेरी फिनोमिनन ऑल्सो। एंड में आप एक थिंकर का ज़रूर नाम डाल देना। यहाँ पे जूडिथ, जेंडर आइडेंटिटी की बात हो रही है तो एक फेमिनिस्ट का नाम बनता है आंसर में। जूडिथ बटलर, पिछले सेशन में हमने जूडिथ बटलर का
क्रिटिक देखा था मीड के अगेंस्ट, कि उसने बोला था कि मीड जो इस सोशल इंटरेक्शन की बात करता है बहुत जनरल तरीके से बात करता है, औरत और मर्द का सोशल इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट होता है, उस पर उसने हाईलाइट नहीं किया, उस पर उसने लाइट नहीं डाली। तो ये जेंडर ब्लाइंड स्टडी है इसकी। बट जूडिथ बटलर ये ज़रूर कहती है कि भाई मीड के हिसाब से जो उसने बोला था कि जो आइडेंटिटी फॉर्म होती है, जो सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म होता है, वो सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू फॉर्म होता है और वो डायनेमिक है, वो सोशली डायनेमिक है, यानी वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, सोशल फीडबैक, सोशल इंटरैक्शन के साथ, जैसे लोगों के साथ आप मिलते हो उसके साथ वो सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इस पे वो अग्री करी है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में मिडिल एजेस की बात करें तो मर्द भी ईयरिंग्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, स्पेशली रॉयल्स जो थे, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, ठीक है, स्कर्ट पहनते थे, हील्स पहनते थे। हील वॉज मैस्कुलिनिटी का एक सिंबल था। बट आज की तारीख में मर्द ज्वेलरी नहीं पहनते, ईयरिंग्स नहीं पहनते, स्टड्स आजकल थोड़ा बहुत चल रहा है, बट दैट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, और हील्स नहीं पहनते हैं, स्कर्ट नहीं पहनते हैं, वो एक फेमिनिन ट्रेड बन चुका है अब। तो टाइम के साथ व्हाट इज जेंडर चेंज होता है, जेंडर आइडेंटिटी चेंज होती है, व्हाट इज मैस्कुलिन और व्हाट इज फेमिनिन, ये डेफिनेशंस टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इस पे जूडिथ बटलर मीड के साथ अग्री की हैं कि हाँ जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं दे आर फ्लूइड, दे चेंज विद टाइम। ठीक है, ये आपका एक 10 मार्कर हो गया। फिर 2013 का ये सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, critically analyze the contributions of Mead's symbolic interactionism। कंट्रीब्यूशन जो पहले आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में सब कुछ बता दो, फिर आप उसके क्रिटिक बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन इट्स अ 20 मार्कर। तो मीड की बुक बता दो, मीड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, सेल्फ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के वो फाउंडर थे। और यहाँ पे एक और लाइन भी लिख सकते हो कि भाई दिस टर्म एक्चुअली वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, उसने सिर्फ फाउंडेशन रखा था, उसने ये टर्म कहीं यूज़ नहीं करी है, बट कॉन्सेप्ट उसका हर्बर्ट ब्लूमर ने बोला कि इसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहेंगे। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन क्या है? अब देखो कंट्रीब्यूशन मैंने ये बहुत ही स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन लिखी है जो बहुत फेमस कंट्रीब्यूशंस हैं, बट आई थिंक यहाँ पे जो चेकर आपका एक स्टैंडर्ड जो हमने थ्योरी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्फ होता है, सेल्फ में आए, वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप 4 लाइनें ज़रूर लिखें, या ये डायग्राम भी एज इट इज़ बना के आ जाओ कि सेल्फ में आई एंड मी होता है, आई होता है स्पॉन्टेनियस पार्ट, मी होता है सोशल नॉर्म्स वाला पार्ट, इसमें आपके डिबेट चलती रहती है, डायलेक्टिक्स चलता रहता है, फिर ये 3 स्टेज होती हैं, फिर ये थोड़ा सा आप अगर डायग्रामेटिकली दिखा दो तो दैट विल एक्चुअली कंप्लीट योर आंसर इफ द चेकर इज लुकिंग फॉर दैट। देखो यूपीएससी है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, डायरेक्ट मैंने एग्जैक्ट आंसर आपको ये बताया है, बट क्योंकि इट्स अ 20 मार्कर तो दे में एक्सपेक्ट कि यार वो जो स्टैंडर्ड थ्योरी है सेल्फ के बीच में आई और मी और फिर 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, वो कहीं इसने लिखी नहीं है, शायद इसको आता नहीं है, इसने अपने आप से बना के लिख दिया, तो वो आप यहाँ पे कहीं डायग्रामेटिकली फिट कर देना। सीधी कंट्रीब्यूशन जो मैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ वो ये है कि भाई उसने सिम्बल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। बड़ी कंट्रीब्यूशंस की क्या है कि सिंबल्स का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की नींव रखी है। सिंबल्स की बात आज तक उससे पहले कभी किसी ने करी नहीं थी, तो इसने बोला कि भाई सिंबल्स के थ्रू एक इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। सिंबल 2 तरह के होते हैं, लैंग्वेज और जेस्चर। ठीक है, तो सिंबल्स कैसे कि, और ये जो सिंबल है वो कह रहा है ये सोसाइटी में डिफाइंड होते हैं, हम सीखता है, एक इंडिविजुअल सीखता है कि अगर लैंग्वेज में चेयर है, चेयर का मतलब एक ऐसी चीज़ जो जिसके 4 पावे होते हैं और बैठने के लिए एक उस पर फ्लैट सरफेस होता है, फिर टेक लगाने के लिए एक बैक होती है, और उसको हम चेयर कहते हैं यूनिवर्सली। तो जब एक इंडिविजुअल चेयर वर्ड सीखेगा तो वो अपने आप समझेगा कि अच्छा चेयर मतलब समथिंग जिसपे मैं बैठ सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ये एक सिंबल है चेयर। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, इंडिविजुअल उसको सीखता है सिंबल्स के थ्रू। जैसे इसका ये मतलब है जेस्चर्स के, लैंग्वेज के थ्रू सीखता है, इमिटेशन स्टेज पे सीखता है, प्ले स्टेज पे सीखता है, गेम स्टेज पे सीखता है। फिर रोल ऑफ द अदर, एक इसने जो नया कॉन्सेप्ट दिया जो एक्चुअली में दीज आर द पॉइंट्स विच एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड माइक्रो सोशियोलॉजी, जिसकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसने जो ये नया कॉन्सेप्ट दिया कि रोल ऑफ द अदर, कि स्पेशली एट गेम स्टेज जब आप जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट बना रहे हो,
जब आप लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसका कॉन्सेप्ट बनाते हो, जो आपकी अल्टीमेट स्टेज ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरा बन के आता है। वहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अपने आप को दूसरे की जगह पे इमेजिन करके सोचता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, दैट प्रोसेस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज, लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पर्सन्स आईज, ठीक है, वो इसने कॉन्सेप्ट दिया कि ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। दैट इज हाउ पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये इसने दिया था। और इसको उसने एम्पथी भी बोला। एम्पथी भी जो आप एथिक्स में पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो कि एक अगर आपको गरीब की व्यथा समझनी है कि उस पर क्या गुजर रही है, आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए। ठीक है, वो एम्पथी होती है। तो यही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डाला था। ठीक है, फिर सेल्फ का कॉन्सेप्ट, सेल्फ था तो ठीक है ही कि सेल्फ जो एक इंसान अपने बारे में इमेज बनाता है, अपने बारे में सोचता है, उसको सेल्फ बोला गया। उसके 2 पार्ट्स हैं, आई एडमी, जिसमें डिबेट चलती है, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे बन के आता है, हम अपने बारे में अगर सोचते हैं कि हम डरपोक हैं या हम बहादुर हैं, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारा। या हम सॉफ्ट है, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, या मैं बहुत रूड हूँ। कई लोगों किसी सिचुएशन में कुछ लोग आपको अगर बार बार कहेंगे यार तू बहुत रूड है, तो आप अपने बारे में सोचते कि मैं बहुत रूड हूँ, बट मे बी इन सम अदर सोसाइटी या इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट, इन सम अदर सोशल एनवायरनमेंट, दे मे नॉट कंसिडर यू रूड। जैसे जर्मन्स को बोलते हैं कि जर्मन्स आर वेरी रूड, बट जर्मन्स के लिए वो नॉर्मल है। ठीक है, फिर प्लूरैलिटी ऑफ सोशल रोल्स के मीड ने कहा है कि जो भी आप रोल अदा करते हो, स्पेशली प्ले स्टेज पे या इन जनरल, प्ले स्टेज तो 2 से 6 के बीच में ही होगी, जो भी इसने रोल्स की बात करी है कि आप एक हस्बैंड का रोल देखते हो, आप एक वाइफ का रोल अडॉप्ट करते हो, उसमें कहते हैं कि फ्लूइडिटी है, सोशल डायनामिक्स है, दैट चेंजेस विद टाइम ऑल्सो एंड दैट चेंजेस विद सोसाइटी टू सोसाइटी ऑल्सो। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी है कि कहीं दोनों इंसान कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उनकी इक्वल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रनिंग ऑफ द फैमिली। कहीं एक बंदा कमा रहा है, एक बंदा घर संभाल रहा है, कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे को संभाल रहे हैं, कहीं हस्बैंड का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ औरत संभालती है अपने बच्चे को। तो ये जो रोल प्लेइंग है ये इतनी फिक्स्ड नहीं है, इसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लूरैलिटी ऑफ सोशल रूल्स, ये इसने बात करी। तो ये 4 पॉइंट्स इसने कंट्रीब्यूट किए। आई विल स्टिल रेकमेंड कि देखो 250 वर्ड्स मैंने आंसर कंप्लीट किया है, यू कैन स्ट्रेच इट टू, अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपका 20-30 वर्ड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, बट वो डायग्राम आपका एक्चुअली में पूरा आंसर कंप्लीट करेगा। यहाँ मैंने नहीं दिखाया, वो डायग्राम आप डाल देना। क्रिटिक में आप लिखोगे, क्रिटिक मैंने आप तक आपको बहुत सारे क्रिटिक बता चुके हैं, कोई भी क्रिटिक आप इसमें डाल दोगे क्योंकि एक ही थ्योरी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं और आपको क्रिटिक और डिटेल में बता रही हूँ कि ही फेल्स टू एक्सप्लेन वेयर मीनिंग्स कम फ्रॉम। उसने बोला कि भाई सिंबल होता है, सिंबल चेयर है, चेयर का मतलब होता है जिसपे हम एक ऑब्जेक्ट जिसपे हम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो सोसाइटी से इंडिविजुअल सीख रहा है, बट सोसाइटी में वो किसने डिफाइन किया? सोसाइटी तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स का ही एक ग्रुप है। सोसाइटी में किसके पास ये पावर है, किसके पास, कौन ये बोल रहा है कि हाँ आज से इस चेयर का मतलब होगा, आज से इस ऑब्जेक्ट को हम चेयर बोलेंगे, और सोसाइटी में सबको बोल दे कि हाँ भाई सब आज इसको चेयर बोलेंगे। इसके ओरिजिन पे उसने बात नहीं करी है। इसकी अगर हम ओरिजिन की एक्चुअली में जाएं तो थोड़ा हम मार्क्सिस्ट एंगल पे चले जाएंगे कि जिनके पावर सोसाइटी में, जिनके पास पावर है, ठीक है, एक लॉ सोसाइटी में जो पूरी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है वो कुछ लोग बनाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिनके पास पावर है, जो चुन के आते हैं। तो फिर उन पावर स्ट्रक्चर्स पे आप चले जाओगे कि जो मीनिंग्स आते हैं वो पावर स्ट्रक्चर से आते हैं, जिनके पास पावर होती हैं वो मीनिंग डिफाइन करते हैं, वो पूरी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है। बट उस पावर स्ट्रक्चर्स में, उस पावर डायनामिक्स में मीड नहीं गया, उसने बताया ही नहीं कि जो मीनिंग इंडिविजुअल अडॉप्ट कर रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि उसने जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करी है कि इंडिविजुअल अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है, उसमें उसने बायोलॉजिकल और हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस इग्नोर किया है। उसमें उसने बोला है कि हर चीज़, बंदे के बिहेवियर की हर चीज़ इज़ लर्नड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, इट्स लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। कोई भी आपका प्री डिफाइंड ट्रेट है ही नहीं, तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स को उसने बिल्कुल ही इग्नोर किया है। बायोलॉजी, योर हार्मोन्स, योर केमिकल्स,
आपके न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो सब भी आपके बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन. ठीक है. कई लोग आप इमिटेशन स्टेज पे ही देख लीजिए, कई चीज़ें होती हैं जो बच्चे को नहीं सिखाई गई होती हैं, बट वो वैसा बिहेव कर रहा होता है. सम पीपल आर, आप कहते हो कि बड़ा समझदार बच्चा है, बात बात पे रोता नहीं है. ठीक है. कोई रीज़न होता है तभी रोता है, या फिर कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं, रोते ही रहते हैं. तो वो उनके ट्रेट्स हैं, वो उनके बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. फिर बायोलॉजी को उसने इग्नोर कर दिया कि बायोलॉजी का तो ह्यूमन बिहेवियर में कोई रोल ही नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑल लर्नड. फिर उसने हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस को भी इग्नोर किया है, यानी कि वो बोलता है कि जो भी हम सीखते हैं वो हम सोशल इंटरेक्शन, जो इमीडिएट सोशल इंटरेक्शन, जो एवरीडे सोशल इंटरेक्शन है, उससे हम सीख रहे हैं. बट नॉट एवरी थिंग इज लर्न ऑन अ डे टू डे बेसिस. कुछ चीज़ें जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं उसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है. जो हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं वो एवरीडे सोशल इंटरेक्शन से नहीं है. यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लो, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का एग्जाम्पल लो, ज्यूज़ के हॉलोकास्ट का एग्जाम्पल लो. स्वास्तिक जर्मनी में बैंड है बिकॉज ये नाजी पार्टी का सिंबल था, लोगो था, एंड उससे लोगों की वो बुरा टाइम रिवाइव हो जाता है, तो वो बैन है. इनफैक्ट हिटलर की जो मूछ है वो मूछ रखनी भी बैन है. इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस पे आप जो हेल हिटलर का ऐसा सिंबल होता था हाथ ऊपर करके, वो भी रेस करना बैन है. यू कैन गेट जेल्ड. ठीक है. तो ये जो हिस्टोरिक सेंसिटिविटीज़ हैं कि हिस्ट्री ऑल्सो जो पास्ट में हो चुका है, जो एवरीडे सोशल इंटरेक्शन का पार्ट नहीं है, बट वो पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ वो इतना ज़्यादा उसका इमोशनल इम्पैक्ट था, इतना ज़्यादा उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट है कि वो आज तक भी लिंगर ऑन होता आ रहा है, आज तक भी वो लटकता आ रहा है. वो उसने कंसिडर नहीं किया. उसने बोला कि भाई जो इमीडिएट सोशल इंटरेक्शन होती है आजकल की, उसी के बेसिस पे सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है. ठीक है. फिर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो वहाँ पे हम सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर इट्स कास्ट, रिलीजन, रेस, उनकी पावर एक इंडिविजुअल के पावर से ज़्यादा होती है. वो हावी पड़ जाती हैं टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ नो मोर एन इंटरेक्शन, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ एन ऑपरेशन ऑल्सो. कास्ट ऑपरेशन, रेस का ऑपरेशन, जेंडर का ऑपरेशन. ठीक है. तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स इतने हावी हो रहे हैं कि इंडिविजुअल वो इंटरेक्शन नहीं रह जाती, वो ऑपरेशन का फॉर्म ले रही है. तो वहाँ पे पावर डायनामिक्स है, इंडिविजुअल वीक है, वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है. वहाँ इसकी बात स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट करते हैं, वो भी इसने इग्नोर कर दिया है. ठीक है. ये थोड़ा वैसा लेके चलता है कि नहीं इंटरेक्शन के बेसिस पे हम अपनी सेल्फ के हाथ में पावर होती है कि वो इंटरेक्शन के फीडबैक के बेसिस पे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करें. फिर बस इसको कंक्लूड कर दो कि भाई हाँ, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसका फाउंडेशन मीड ने रखा था. एंड फिर उसकी कंट्रीब्यूशन करो कि भाई लेटर ऑन हर्बर्ट ब्लूमर ने इस टर्म को कॉइन किया एंड उसने इस पर बहुत काम किया. ये एक डिसिप्लिन बन के आया, पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट बन के आया. एंड इसमें अर्विंग गॉफमैन ने भी आगे अपनी ड्रामेटर्जिकल सोशल परफॉर्मेंस, ड्रामेटर्जिकल परस्पेक्टिव भी इसी का पार्ट है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का. तो बेसिकली दिस ही लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट्स. ठीक है. अब लास्ट, ये आपका हो गया 2013 का सवाल. अब लास्ट आ जाओ आप अर्विंग गॉफमैन के सवाल पे. ये है, हाउ डज ड्रामेटर्जिकल परस्पेक्टिव एनेबल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे लाइफ. अब देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये, क्योंकि इसमें इसने थिंकर का नाम नहीं बताया. हमें क्या पता किस थिंकर ने क्या बात करी है, बट ये क्वेश्चन कहाँ से बन के आया है. ये क्वेश्चन बन के आया है कि मीड की जब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, देखो सिलेबस में सीधा सीधा मीड का ही नाम लिखा है, तो हम मीड ही पढ़ेंगे ना, तो हम किसी और थिंकर का क्यों पढ़ेंगे. फिर ये किसी और थिंकर की थ्योरी पे सवाल आ चुका है. तो मीड ने जो फाउंडेशन रखा उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उससे और कौन से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थे जिन्होंने इसकी हेल्प ली और आगे अपनी थ्योरीज दी. कंट्रीब्यूशन में अर्विंग गॉफमैन का नाम आ जाता है मीड की कंट्रीब्यूशन में, तो इसलिए ये एक 10 मार्क का छोटा सा उन्होंने पूछ लिया. ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव क्या है. अर्विंग गॉफमैन कहता है कि भाई जो ये वर्ल्ड है, जो ये सोसाइटी है, इट इज़ अ स्टेज, ये एक मंच है. शेक्सपियर भी ऐसे ही कुछ बोल के गया था कि ये एक मंच है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स. हम सब इंडिविजुअल्स जो हैं हम एक्टर्स हैं. ये भी यही बोलता है कि ये एक थिएटर है, ये एक नाटक चल रहा है
और नाटक में हम सब जो इंडिविजुअल्स हैं हम एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रामा कर रहे हैं हम। कैसे कि जब हम किसी भी सिचुएशन में होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। जब हम पेरेंट्स के सामने हैं तब हमारी भाषा थोड़ी साफ़ सुथरी होती है, तब हम गाली गलौच नहीं करते हैं, तब हम सभ्य भाषा यूज़ करते हैं। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने जिगरी दोस्त हैं कॉलेज के, तब गाली गलौच भी चलती है, ठीक है, तब और भी चीज़ें चलती हैं, पर्सनल आपके इश्यूज चलते हैं जो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तब हम एक अलग सिचुएशन में अलग तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। जब हम शादी में गए, हम अलग तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एथनिक कपड़े पहने हुए हैं, हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं, हम नाक में उंगली नहीं कर रहे हैं, हम वेल ड्रेस्ड हैं। जब हम बीच पे बैठे तो बीच के हिसाब से हमने कपड़े पहने हैं। जब हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं तो अलग तरह के, डिस्को में अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं हमने। तो अर्विंग गॉफमैन कह रहा है कि सोसाइटी में सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल अपनी एक्टिंग बदलता है, अपना ड्रामा बदलता है। तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आपका ट्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंजेस, द इंडिविजुअल चेंजेस हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है, ये मोटा मोटा बोला है। इसमें फिर इसने आगे फ्रंट स्टेज बैक स्टेज की बात करी है कि सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल्स हैं, यूट्यूब पे ये मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे आपके प्रोफाइल्स हैं, स्नैपचैट पे हैं, वो आपका फ्रंट स्टेज है। दैट इज़ व्हाट यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ। मैं यहाँ पे आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपने फ़ैन फॉलोइंग के लिए आप एक पब्लिक इमेज मेंटेन करते हैं। बट प्राइवेट और पब्लिक इमेज में बहुत डिफरेंस है। प्राइवेट में आप जैसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोशल मीडिया इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रू और योर प्राइवेट सेल्फ। प्राइवेट में आप बहुत लेड बैक हो सकते हैं, बट पब्लिक फ्रंट स्टेज पे, मीडिया पे आप एक बहुत डिफरेंट या बहुत ही ग्लैमरस या बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लाइफस्टाइल शो कर सकते हैं। इम्प्रेशन, सेकंड इसने कॉन्सेप्ट दिया इम्प्रेशन मैनेजमेंट। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपका काम है कि भाई आप इतना अच्छा इंप्रेशन दो कि चेयरमैन अपनी लड़की की शादी आपसे करवा दे, ऐसा कि भाई ये तो मेरा फ्यूचर दामाद है, आईएएस भी बन जाएगा और बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा आपको इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। तो वो इंप्रेशन क्रिएट करते हो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते हो, अपनी एम्पैथी दिखाते हो, अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग दिखाते हो, आप 10 चीज़ें गिनाते हो, मेरी ये हॉबीज़ भी हैं, मैं तो ये करता हूँ, फिर आपकी फिजिक, आप अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर स्टाइल, वेल ट्रिम्ड बियर्ड, ये सब करके जाते हो। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। बट आपकी प्राइवेट सेटिंग में आप अपने 4 जिगरी दोस्तों, चड़ी बड्डीज के साथ बैठे हो, वहाँ पे आप बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हो, ठीक है। सो वी आर बेसिकली प्लेइंग आर रोल्स, वी आर बेसिकली एक्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। फिर आप इसका एक कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस मैंने आपको बता दी, एक एप्लीकेशन मैंने बता दी कि भाई आज की तारीख में अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें जहाँ पे लोग अपना एक अलग एक्टिंग कर रहे हैं, अपनी एक अलग इमेज मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना एक अलग फ्रंट स्टेज बैक स्टेज, वो उनका फ्रंट स्टेज चल रहा है। तो यहाँ पे आप बताइए कि भाई जो लेटेस्ट स्टडी है उसके अकॉर्डिंग इंडियन यूथ जो है दे स्पेंड 40% ऑफ देयर टाइम मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ठीक है। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जहाँ पे यूएस के टीनेजर्स की स्टडी है दैट जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, टीनेजर्स या किसी भी स्टेज पे हैं, जो वो 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, उसमें से 1 घंटा वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे बिता रहे हैं, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हो, दे मे बी स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स और शॉर्ट्स, बट द पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया has become a very big part of your self, of your identity, जहाँ पे आप एक पब्लिक इमेज मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आपका एक कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इसमें ये नंबर आप कितना भी छोटा बड़ा लिख दो, आपको नहीं भी याद, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो एनएसएसओ डाल के या कोई भी रिसेंट स्टडी डाल के। आप ये नंबर एग्जैक्ट आपको नहीं पता, आप खुद से बना के अपने अंदाजे से 20% 40% लिख दो, नोबडी इज गोना वेरीफाई, बट दिस एड्स वैल्यू कि भाई इसने एक स्टार्ट कोट किया है, ठीक है, वैल्यू टू योर आंसर। स्पेशली ऐसे जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे एक खुद से एक स्टैट बना के, एक स्टैटिस्टिक्स बना के डाल देना चाहिए।
तो फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ भाई ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि भाई हमारा कोई ट्रू सेल्फ नहीं होता, ऑथेंटिक सेल्फ नहीं होता, एंड दैट चेंजेस, आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो हमने कर लिए हैं 7 क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 2024 का, ये हम कल करेंगे, 5B है। कल हम 5B वाला तो आएगा इवेंचुअली, बट कल से हम 2024 वाला पेपर 1 सोशोलॉजी का एनालाइज करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट सेशन। थैंक यू एवरीबडी। ये हमारा ख़त्म हो रहा है PYQs की सीरीज़, एंड whoever wants to order the book, the prices have been discounted. बुक हमारी डिस्काउंट पे जा रही है 14 फेब तक, उसके बाद वो सेम प्राइस पे वापस आ जाएगी। तो गेट योर कॉपी। एंड बैच आपका शुरू होने वाला है, तो बैच के साथ अगर आप रिटर्न का मटेरियल साथ में लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। समझ तो आपको वैसे भी आ जाएंगी, बट उसको उतारना है जब आपको आंसर में, वो आप बुक्स के थ्रू ही उतार पाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।